तो अब मेरे जो प्रश्न होंगे आपसे वो मतलब कुछ जो नॉर्मल प्रश्न होते हैं पहले की है ना, जैसे किसी के पास पैसे की बहुत ज़्यादा कमी है तो ऐसे में उसका कौन से ग्रह का किस चीज़ के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, जैसे पैसा, रिलेशनशिप, ग्रह शांति नहीं है, स्वास्थ्य खराब है, इन सब का मतलब कौन कौन से ग्रह से इनके वो है ताल्लुक आते हैं। देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका, हमने पहले ही जिक्र किया था। तो मतलब फैमिली में लाइक कि पिताजी या दादाजी कोई ऐसे वो भी इसी फील्ड में थे या फिर सिर्फ एक आप पहले ऐसे हैं जो अपने परिवार में पहले हैं एस्ट्रोलॉजर? हालांकि मेरी फैमिली खास करके पिताजी इसके अगेंस्ट थे, खिलाफ में थे कि तुम्हें डॉक्टर बनना है। तो मैंने उनसे कहा था, मुझे याद आता है जब मैं जिद करता था और वो मुझे डांटते थे। हेलो दोस्तों, नमस्कार, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब? दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल द रुद्रा वाइब्स पॉडकास्ट पे। और आज हमारे पॉडकास्ट के पहले मेहमान हैं आचार्य रितेश पांडे जी, जिन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय से ज्योतिष और साहित्य में मास्टर्स किया हुआ है। आज हमारे पॉडकास्ट पे हमें ये बताएंगे कि किस तरीके से जो ज्योतिष है, जिसे हम लोग एस्ट्रोलॉजी के नाम से आजकल जानते हैं, वो कैसे हमारे लाइफ को इम्पैक्ट करता है। सबसे पहले हम अपने आज के पहले मेहमान आचार्य रितेश पांडे जी का स्वागत करते हैं। नमस्कार सभी दर्शकों को, मैं आचार्य रितेश पांडे, ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ। मेरी प्रारंभिक जो शिक्षा है काशी हिंदू विश्वविद्यालय, जो कि उत्तर प्रदेश वाराणसी से हुई है, और वहीं हमने ज्योतिष और वास्तु से शिक्षा और साहित्य जगत में अपनी शिक्षा जो है हासिल की हुई है। वर्तमान समय में मैं पिछले विगत 15 वर्षों से दिल्ली एनसीआर में रह के ज्योतिष और वास्तु के ऊपर वर्क कर रहा हूँ। तो ये ज्योतिष की तरफ आपका जो रुझान है वो कैसे आया, कैसे आपने सोचा कि मुझे इसमें आगे जाना है? बचपन से ही मुझे किसी को भी देख के कुछ भी कह देना और उसके ऊपर वो सटीक हो जाना। तो फिर बहुत सारे लोग मुझे बचपन में ही ज्योतिषी कहने लगे कि ये ज्योतिषी है और बड़ा आगे चल के बड़ा कुछ कर सकता है। तो मेरे मन में आया कि शायद मुझे कुछ करना चाहिए, और प्रारब्ध से ही मैं महादेव को बहुत मानता हूँ, बहुत पूजता था। तो मुझे लगा कि शायद मुझे भी कुछ बड़ा करना चाहिए, और एक सेवा की भाव बचपन से ही था मेरे अंदर। तो मुझे लगा शायद एक ये ऐसा फील्ड है, स्पिरिचुअल फील्ड, जिसके माध्यम से मैं हर प्रकार से लोगों की सेवा कर सकता हूँ। तो मैं उचित समझा कि मुझे ज्योतिष और वास्तु और कर्मकांड विषय को चुनना मेरे लिए कहीं ना कहीं आसान रहेगा सेवा भावना की दृष्टि से। तो मतलब फैमिली में लाइक कि पिताजी या दादाजी कोई ऐसे वो भी इसी फील्ड में थे या फिर सिर्फ एक आप पहले ऐसे हैं जो अपने परिवार में पहले हैं एस्ट्रोलॉजर? नहीं, मेरे दादाजी बहुत प्रकांड विद्वान हैं जी। अब तो नहीं रहे वैसे। उनके पास सभी धर्मों के लोग आते थे, तो मुझे उनको भी देख के ये सीख मिला था कि मुझे दादाजी की तरह बनना है। हालांकि मेरी फैमिली खास करके पिताजी इसके अगेंस्ट थे, खिलाफ में थे कि तुम्हें डॉक्टर बनना है। तो मैंने उनसे कहा था, मुझे याद आता है जब मैं जिद करता था और वो मुझे डांटते थे, तो मैं उनसे ये कहा था, पिताजी बस सिर्फ नज़रिया अलग है दोनों का। हाँ, डॉक्टर का भी काम है दूसरे का, मतलब चिकित्सा पद्धति के द्वारा उनके जीवन में बदलाव लाना, और एक एस्ट्रोलॉजर का भी यही है। एक एस्ट्रोलॉजर जो है हर स्तर पे जो है एक व्यक्ति के जीवन में खुशहाल और संपन्नता ला सकता है। डॉक्टर एक ही चीज़ दे सकता है, रोग को ठीक कर सकता है, लेकिन एस्ट्रोलॉजी ना तन मन धन और परिवार सब कुछ ठीक कर सकता है। तो इसलिए ये भी एक डॉक्टर का ही रोल है। तो मुझे इधर जाने दीजिए। बहुत मशक्कत के बाद उन्होंने मुझे फिर इस फील्ड में जाने दिया। तो आज आपसे बात करके हमें बहुत मजा आने वाला है। और सबसे पहले जो मेरा पहला प्रश्न होगा वो ये कि जो एस्ट्रोलॉजी है वो आजकल के लोगों को, मतलब आजकल के लोगों का एस्ट्रोलॉजी की तरफ जो उनका मन है वो बहुत भाग रहा है। मतलब हर इंसान अपने अपनी समस्याओं में उलझा पड़ा है, वो चाहता है कि वह न जाने कि आगे क्या होने वाला है, कैसे होने वाला है। तो एस्ट्रोलॉजी जो है वो किस तरीके से काम करता है और उसका एस्ट्रोलॉजी का हमारे जीवन पे क्या प्रभाव है, ये आप थोड़ा सा हमें बताएं। बहुत सुंदर सवाल है आपका। देखिए, वर्तमान समय में
ये कटु सत्य है कि सभी लोग एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर के पीछे भागते हैं। और दूसरा, इसका जो हमारे मनुष्य के जीवन में जो प्रभाव का कारण है, वो किस प्रकार से इसका इफेक्ट पड़ता है। देखिए, ये शास्त्र सम्मत है। एक नीति सर्ग में एक श्लोक लिखा है कि आयु कर्म च वित्तं च विद्या निधनमेव च एतानि पंच जायेत गर्भस्य निरूप्यते। यानी कि व्यक्ति के जीवन का जो मुख्य हिस्सा है, आयु, कर्म कैसा करेगा, वित्त धन कैसा कमाएगा, विद्या कैसे प्राप्त करेगा, निधन कैसे होगा, ये पूर्व नियोजित है। जैसे कोई कपल संतान कंसीव करने के लिए, एक शादीशुदा व्यक्ति संतान कंसीव करता है, तो उस समय उसकी मनोवृत्ति जैसे होती है, उसी प्रकार की ग्रहों की व्यवस्थित चीजें घर में जब बच्चा आता है तो वो निरूपित हो जाता है और वहीं से हमारे जीवन में ग्रहों का प्रभाव प्रारब्ध हो जाता है। जैसा कि आपने देखा होगा, एक ही माता से उत्पन्न 3 पुत्र हैं, 5 पुत्र हैं, कोई राजा हो जाता है, कोई रंक बन जाता है। तो ये डिपेंड करता है कि उस समय, जिस समय वो संतान कंसीव कर रहे हैं, उनकी मनोवृत्ति कैसी है, उनके पिछले कुछ सप्ताह के कर्म कैसे रहे, क्योंकि वही हाव भाव उस संतान के ऊपर आता है। अच्छे कर्म रहे होंगे तो वो बच्चा अच्छा कर जाता है, बुरे कर्म होते हैं तो बच्चा डाउन हो जाता है। ग्रह कोई खराब नहीं होता है, सारे ग्रह अपने आप में बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। लेकिन जैसे जैसे हमारे कर्म होते हैं वो उसके हिसाब से हमें फल देते हैं। तो ज्योतिष का एक सिंपल सा फंडा है, सूर्यादि जो नवग्रह हैं, जब हमारा जन्म होता है, जन्म के समय जो ग्रह जिस स्थान पे भ्रमण करते हैं वही हमारे जन्म कुंडली के लग्न चार्ट में विराजमान हो जाते हैं। और सभी ग्रहों का अपना अपना वर्चस्व है, उसी के हिसाब से वो व्यक्ति के जीवन में शुभ और अशुभ प्रभाव दिखाते हैं। जी, तो मतलब एक बीच में मैं एक और क्वेश्चन इसी में ऐड करूँगा कि मतलब हर ग्रह, जैसे लोग ज़्यादातर बोलते हैं कि इसका राहु खराब है, इसका शनि खराब है, तो मतलब राहु और शनि जो है वो सिर्फ बुरे प्रभाव ही नहीं डालते, अच्छे भी डालते हैं। बिल्कुल सत्य है। देखिए, शनि जो है कई क्षेत्र को देखते हैं, खास करके रिलेशनशिप, फाइनेंस, है ना, फाइनेंस के भी चाहूंगा कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है दोस्तों तुम्हारे लिए। एक बार शनि के बारे में आप फिर से बताएं। अच्छा, शनि का जो है एक रिलेशनशिप, दूसरा फाइनेंस, है ना, न्याय के देवता है जी। तो जो न्याय करता है वो बड़ा स्टिक होता है। हाँ, तो ये फाइनेंस और रिलेशनशिप पे बहुत ज्यादा इनका वर्चस्व है। ऐसे में शनि कभी किसी के जीवन में बुरा प्रभाव नहीं देते हैं। आपके कर्म बुरे हैं तो निश्चित रूप से आपको बुरा फल मिलेगा। देखिए, आप जैसा पढ़ाई करते हैं वैसा आपको रिजल्ट मिलता है, तो उसमें कहाँ शनि ग्रह की कमी हो गई? टीचर तो वही नंबर देगा जैसा आपने लिख के आया है। तो ऐसे ही ग्रहों का है। और राहु केतु भी बुरे ग्रह नहीं है। वो अगर आपके कुंडली में कुछ ऐसे घर है जहाँ बैठ जाए तो आपके लिए हीरा है, और कुछ ऐसे घर है जहाँ बैठ जाए तो आपको मिट्टी में मिला देंगे। लेकिन उनके प्रभाव को आप बदल सकते हैं अपने कर्मों के द्वारा। जैसे कि हमने पीछे श्लोक में कहा, आयु कर्म च वित्तं च विद्या निधनमेव च, यह निरूपित है। लेकिन कर्म की प्रधानता है, तो कर्मों के द्वारा चीजों को आप परिवर्तित कर सकते हैं। जी, तो अभी ये जो प्रश्न है, ये सारे मेरे जितने भी व्यूअर्स हैं जो भी देख रहे हैं, जी, उनकी तरफ से आपके लिए है कि मतलब जो एस्ट्रोलॉजी है वो क्या है, और इसका मतलब आजकल के जो अभी युवा लोग हैं उनको मैंने देखा है कि वो ना एस्ट्रोलॉजी की तरफ भाग रहे हैं। युवा, जो प्रश्न मैं कर रहा हूँ कि मतलब उनको जानना होता है कि लाइक यार हमारा रिलेशनशिप कैसा होगा, हमारे पास पैसे होंगे या नहीं, करियर में हमें क्या करना है। तो अब जो है मतलब कि आपका जो एक्सपीरियंस है जो एस्ट्रोलॉजी का, तो आपके पास कैसे कैसे लोग आए हैं और क्या क्या प्रश्न होते हैं उनके, ये आप बताएं एक बार। देखिए, अधिकांश जो है मेरे पास हर तरह के और हर धर्म के लोग आते हैं जी। और मैं उनके धर्म के हिसाब से, जैसे हिंदू धर्म से कोई है तो मैं फिर अपने धर्म से रिलेटेड ही उनको सलाह और उपाय सजेस्ट करता हूँ। अच्छा, रुकूंगा कि मतलब मुस्लिम धर्म में भी मतलब एस्ट्रोलॉजी है, वहाँ भी है? बिल्कुल, वो इंटरेस्ट रखते हैं। बहुत सारे मेरे बहुत सारे ऐसे क्लाइंट हैं जो कुछ बाहर देश में भी है या फिर इंडिया में भी है। मेरे पास बहुत सारे लोग ऐसे जिनकी मनोवृत्ति बहुत अच्छी नहीं होती, रिलेशनशिप बहुत अच्छा नहीं होता है,
तो आपको पता है सब परदेश में रहता है, एक दूसरे से बातचीत करता है तो उनको लगता है कि भाई इनके लाइफ में कुछ अच्छा है तो इनसे पता करें कि भाई क्या है, क्या करते हैं हम। तो ऐसे सब भिन्न भिन्न जगहों से होते हैं, फिर जब मिलते हैं तो वो एक दूसरे के माध्यम से, कई बार ऐसे मेरे पास मुस्लिम फैमिलीज भी बहुत आई हैं और बहुत सारे ऐसे भक्त हैं मेरे जी। तो मैं उनको उनके धर्मों के हिसाब से ही कुछ उपाय सजेस्ट करता हूँ कि आप ऐसे ये उपाय करो तो चीज़ें बेहतर होगा। तो देखिए अधिकांशतः जो लोग मेरे पास सवाल लेके आते हैं उनका यही रिलेशनशिप बहुत बड़ा महत्व रखता है। क्योंकि आज तक मैंने जो नोटिस किया है ना, पैसे लोग आराम से कमा लेते हैं। हाँ, क्योंकि हम जिस प्रदेश में है, दिल्ली एनसीआर में, यहाँ पैसे की कोई कमी नहीं है। कमी कुछ है तो वो रिलेशनशिप। यहाँ सबसे ज़्यादा कोई दुखी है वो अपने रिलेशनशिप को लेकर दुखी है, चाहे वो यंग पीढ़ी हो, चाहे वो वयोवस्था में हो या वृद्धावस्था में हो। ऐसे मतलब हमने एक चीज़ इस दिल्ली एनसीआर में जो नोटिस किया है, वो सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम यहाँ का है लोगों का, वो रिलेशनशिप है। बाकी यहाँ धन की कमी मतलब है आपके नहीं। पास जो लोग आते हैं उनका सबसे बड़ा जो मेजर क्वेश्चन होता है वो रिलेशनशिप का होता है। बिल्कुल, रिलेशनशिप को लेके। और आजकल जितने भी आप ऐप भी देख रहे हैं उन पे भी 99% सवाल रिलेशनशिप को ही लेके होता है। ओके जी, ठीक है। तो आपके पास किस किस उम्र के बच्चे या फिर जवान या फिर कैसे लोग आते हैं, क्या प्रश्न होता है, ये सारी चीजें आप बताएं। देखिए मेरे पास अधिकांशतः जो है जी 30-35 प्लस यही लोग आते हैं। पहले मैं एक दो ऐप पे वर्क करता था तो वहाँ ज़्यादातर यंग जनरेशन के बच्चे मिलते थे। एज क्या रहती है? 15 से 25। हाँ 25 भी बहुत कम, 15 से 22 वर्ष के बच्चे, जिनका मुख्य क्वेश्चन होता था लव लाइफ, रिलेशनशिप को लेकर। बिल्कुल नहीं। और आज के डेट में ये जो ऐप है ना, ऐप देखिए जितना कहते हैं ना सुविधाएं होती हैं चीज़ों में, तो उसका लोग सदुपयोग भी करते हैं, दुरुपयोग करते हैं। तो आजकल ज़्यादातर ना दुरुपयोग हो रहा है और इसका फ़ायदा कहीं कहीं अगर देखा जाए तो मैं किसी की निंदा नहीं कर रहा हूँ, कुछ ऐसे एस्ट्रोलॉजर्स भी हैं जो बच्चों को गुमराह करते हैं। जैसे बच्चे अब ये सवाल करते हैं रिलेशनशिप को लेकर, तो उनको ये सलाह देना चाहिए, देखो उम्र पड़ा हुआ है आपके लिए, हाँ आपके भी टाइम एजुकेशन की है तो एजुकेशन पे फोकस करें। हाँ, इन प्रकार की चीज़ों में कोई इंटरेस्ट ना रखें। तो ये चीज़ है। बाकी जो मेरे पास वर्तमान में लोग आते हैं उनका 2-3 ही मुख्य मैंने क्वेश्चन देखा है, एक तो कैरियर, दूसरा रिलेशनशिप और तीसरा संतान का। जी। तो बस इस तरह के विशेष सवाल लोग लेके आते हैं। ओके। कोई मतलब एस्ट्रोलॉजी की जो अभी तक की आपकी जर्नी रही है उसमें कोई कहानी ऐसा हो आपके पास जो कि हम लोगों को इंस्पायर करे, तो बताएं एक बार। बिल्कुल, देखिए ये जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ, शेयर कर रहा हूँ, ये मेरी शिक्षा पीरियड की है। मैं जब हमारे अगर संस्कृत दृष्टि से देखा जाए तो उत्तर मध्यमा मैं कर रहा था, यानी कि 12वीं कर रहा था जी। तो थोड़ा सा पहले मैंने जिक्र किया था कि मैं शिव जी में बहुत ज़्यादा प्रेम और आसक्ति है मुझे जी। तो एक भक्त थे मेरे, उत्तर प्रदेश में एक स्थान है मऊ जी। तो वहाँ से एक फैमिली किसी के माध्यम से मेरे पास आती है और उनके ऊपर ऊपरी समस्या था। उन्होंने पिछले 2-2.5 साल से बहुत ज़्यादा संघर्ष किया, मेडिसिन लिया, लेकिन कहीं उनको आराम नहीं मिला। अचानक वो आते हैं और कहते हैं गुरुजी आप ही मेरे लिए कुछ कर सकते हो। फिर मैं उस समय संध्या करता था, त्रिकाल संध्या जी। तो मुझे जब संध्या करते समय कुछ संकेत मिला कि इनके ऊपर ऐसे ऐसे है और इसका संबंध जो है इनके कुल देवी से है। तो एक आजमगढ़ में स्थान पड़ता है वन देवी के नाम से जी। तो कुछ हमने उनसे सवाल किया, फिर हम उसके आधार पे वहाँ वन देवी जाके आराधना किए, जाकि पूरी जंगली एरिया है और वहाँ शाम सूर्यास्त बाद कोई जाता नहीं है जी। हम और उनके साले साहब जो बीमार थे, हम दोनों लोग गए सूर्यास्त के बाद। हाँ, रात्रि में, मध्य रात्रि में। मध्यरात्रि में। और आप कभी अगर जाना हो, या जो भी दर्शक ये वीडियो देख रहे हैं अगर यूपी से बिलोंग करते होंगे, खास करके आजमगढ़ और मऊ वगैरह से, तो उनको ये पता होगा आजमगढ़ में वो स्थान है वन देवी के नाम से, जहाँ भगवान श्री राम और सीता जी विश्राम किए थे लोग वनवास के टाइम, वनवास जाते समय। तो वहाँ उनकी आकृति ना ईश्वर रूप में है, मतलब ऐसे उनकी आकृति है, विग्रह है जहाँ मंदिर बना हुआ। और आप ये अब तो क्लियर नहीं दिखेगा, ये मेरे हाथों में ना वैसा ही लकीर आया था। ये कैसे हुआ था, जब मैं उनके लिए मध्य रात्रि में मैं उनके कुल देवी के लिए एक हवनात्मक प्रयोजन किया था। तो जैसे 12 बजा था, 2-4-10 मिनट ऊपर नीचे होगा, हाँ,
हम लोग पूजा संपन्न किए और पूजा संपन्न करने के कुछ समय बाद जोत जल रहा था। पता नहीं कौन सा जानवर था, ये हमने नहीं देखा था। हमारे बाएं साइड में वो बैठे थे जो उनके साले साहब थे। 2 लोग थे आप? हम और वो थे। अच्छा। बस तो कोई जानवर आया, जोत बुझाने की कोशिश किया। पूजा संपन्न हो गया था और पूजा के टाइम बहुत सारी चीज़ें हुई थी जो जिक्र करना क्या ही करें। मतलब ऐसे से मेरे साथ कहानी बनी थी जी। और आसपास के लोगों ने इस चीज़ को मतलब बहुत नोटिस भी किया था। जो हम लोग का वेट किए, जाने से मना किए, फिर आने तक वेट भी किए थे। तो वो जोत बुझाने की कोशिश किया, जोत बुझा नहीं और जानवर भी नहीं पता चला कि बहुत तेज़ी से वो निकला था। हमारा ये कि वैसे संपन्न भी हो गया, हम लोग चले भी आए। तो मेरे हाथ में ये छाला पड़ा था वहीं छाने के बाद से। और वो जब छाला पड़ा था तो मैं मंदिर देखा नहीं था क्योंकि हम रात में गए थे। जब ये छाला ना सूखा तो वैसी आकृति आ गई, है ना, जैसे वहाँ था। तो हमने जब उन लोगों से कहा कि ये वहाँ से आने के बाद ही मुझे ये छाला पड़ा है, जबकि मेरा हाथ जला भी नहीं था, कुछ हुआ भी नहीं था। तो फिर उन्होंने कहा इसी आकृति में, जब छाला समाप्त हुआ तो आकृति बना। तो उन लोगों ने कुछ समय बाद कहा गुरुजी ये तो उस देवी का स्थान है ना, वो उनका यही आकृति है। तो हम जाके फिर दोबारा दर्शन किए तो बिल्कुल सेम वही चीज़ें था। तो उन लोगों ने मेरे साथ मतलब एक भगवान से भी बढ़ के प्रेम रिस्पेक्ट करना। और जब मैं उधर से वापसी आया था पूजा करके, तो वहीं एक फातिमा हॉस्पिटल है मऊ के अंदर। जब हम वहाँ से पूजा करके उनके लिए आए थे तो हम हॉस्पिटल ही गए थे। वो सीन मुझे बहुत बारीकी से याद है। तो जब मैं उनके वार्ड में एंट्री किया, उनके घर के लोग थे, वो लेटे हुए थे। वो धीरे धीरे सब कोई वहाँ से वापस आ गए, मतलब दूसरे जगह शिफ्ट हो गए। और उन्होंने बोला गुरुजी को बैठने दो। अच्छा। जब मैं बैठा ना तो वो मेरे को मतलब ऐसे पीठ के बल से लेटे थे। मेरा ये हाथ जो है राइट हैंड उठा और 3 बार उनके सीने पे ना बहुत तेज़ी से। और उस समय मुझे याद आता है कि मेरा चेहरा जो है ना, जैसे बंदर नहीं गुस्सा करता तो चे 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 करता है, हाँ, तो उस तरीके से मेरा फेस हुआ, मुझे जो मतलब अनुभव हुआ था। और ये हथेली ना राइट हैंड 3 बार उनके हृदय के ऊपर मतलब सीने के ऊपर गिरा और वो रोते हुए खड़े हो गए। उसके बाद से आज तक वो बीमार नहीं पड़े। और देखिए प्रारब्ध की बात, हम लोग उसके बाद एक ही बार मिले थे जब ये उन लोगों ने ये नोटिस किया था। मुझे भी पता नहीं था कि भी आकृति, मुझे तो ऐसा लगा था कि हवन के टाइम कुछ ऐसा रहा होगा जो जल गया, जो छाला बहुत बड़ा छाला हो गया था। लेकिन जब वो लोग मिले मुझसे ना, तो ये आकृति देखकर उन लोगों ने मुझसे कहा कि गुरुजी आप एक बार दर्शन करने वहाँ चलिए। तो उन्होंने मुझे बहुत सम्मान दिया, बहुत प्रेम किया। वो एक अलग कायन था। तो ये मेरे एक जीवन का ना बहुत बड़ा टॉपिक था। और फिर उसके बाद मैं थोड़ा सा स्पिरिचुअल फील्ड में बहुत ज़्यादा गहराइयों के साथ चलते चला गया। तो मतलब जो एस्ट्रोलॉजी है, ठीक है, क्या मतलब इसको लेकर के बहुत सारे मतलब लोगों के होते हैं आजकल प्रश्न। मैंने अब जाकर के थोड़ा सा इन चीज़ों को फॉलो करना स्टार्ट किया है। तो एस्ट्रोलॉजी के बाद मैंने एक चीज़ और एक और टर्म सुना जिसे न्यूमरोलॉजी कहते हैं। तो मतलब एस्ट्रोलॉजी के क्या क्या विंग्स हैं, मतलब इसके क्या क्या पार्ट्स हैं? तो मतलब न्यूमरोलॉजी है, एस्ट्रोलॉजी है, और इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, एक बार ये बताएं। देखिए ज्योतिष जो है, गणित ज्योतिष और फलित ज्योतिष का अनादिकाल से संबंध बना हुआ है। और जो पामिस्ट्री का है वो साउथ इंडियन का, उत्तर भारत का जो विद्या है वो ज्योतिष में गणित और फलित है जी। जिससे हम लोग गणना करते हैं, ग्रहों की गणना करना या उसके आधार पे पर्व त्यौहार का या किसी व्यक्ति विशेष के बारे में विश्लेषण करना जी। और साउथ में आप जाएंगे तो उधर पामिस्ट्री को, हस्तरेखाओं को विशेष महत्व दिया जाता है। अच्छा। ये उधर साउथ की विद्या है जी। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी से अंक ज्योतिष हो गया जिसको आप चर्चा कर रहे हैं। और अभी वर्तमान में कई सारे ऐसे हैं जो नाड़ी को देख के, मतलब नाड़ी के आधार पे, अंगूठे के आधार पे प्रोडक्शन करते हैं। लेकिन जो मुख्य है वो गणित और ज्योतिष में गणित और फलित ही है जी। उसी के द्वारा चीज़ें आज आप देख पा रहे हैं, जो भी पंचांग है, पर्व त्यौहार है, उसी के आधार पे जो है विश्लेषण होता है। तो जैसे मतलब बहुत सारे लोग, जब हम लोगों को जाकर के कहते हैं कि ऐसे जैसे आपने कई बार, मैंने अपने बारे में भी आपसे पूछा है, फिर आपके पास लोग भी आते हैं, तो बहुत सारे लोग इसे बोलते कि अंधविश्वास है, ये है चीज़ें। तो इसके ऊपर क्या मतलब आपके पास भी कभी कोई ऐसा इंसान आया जिसने बोला कि ये तुम ढोंग कर रहे हो या अंधविश्वास है, ऐसा कुछ नहीं होता? देखिए डायरेक्टली मुझे कभी किसी ने ऐसा नहीं कहा है, क्योंकि हमने कभी किसी को मौका नहीं दिया। मैं तो अभी भी कहता हूँ आप अपनी डिटेल्स शेयर कीजिए। और ये अहंकारवश नहीं है, ये गुरु कृपा है, प्रभु कृपा है। ज्योतिष क्या है, फलित उन्हीं का अच्छा होता है जिनका कहीं ना कहीं
स्पिरिचुअल फील्ड में, अध्यात्म की तरफ और उनके अपने इष्ट की तरफ विशेष झुकाव हो, क्योंकि फलित तभी संभव है जब का आपका इष्ट मजबूत है। इष्ट मतलब जो आपके कुल के देवता है, जो आपके अंतर्मन के देवता है, क्योंकि ये सारी चीजें ना वहीं से सामने वाले को आप प्रेषित करते हैं। तो मेरे पास सामने से कोई ऐसा कहने वाला नहीं आया कि ये सब अंधविश्वास की विद्या है, लेकिन कई ऐसे मेरे क्लाइंट आए हैं जो मिलने के बाद अपनी मन की जो भावनाएं हैं, भड़ास वो निकाले हैं। वो कैसे, पिछले 2-2.5 साल पहले की बात है, लेटेस्ट भी एक कहानी है, वो भी आपको बताऊंगा, पर ये कहानी इसलिए रोचक है। तो एक बार एक फैमिली जो है, जिनके हस्बैंड जो है पुलिस में थे, और उनकी वाइफ कहती है कि भाई पड़ोसी कल तक बहुत दुखी थे और आज के डेट में उनके अंदर बहुत ज़्यादा परिवर्तन आ गया है, तो शायद हम लोगों को भी चलना चाहिए। पर पुलिस और आर्मी में जो होते हैं बहुत कम इस पर इंटरेस्ट रखते हैं। ऐसे मेरे कई सारे क्लाइंटों के साथ घटना घटित हुआ, इसलिए मैं इस फील्ड के लिए ज़्यादातर मैं कहता हूँ कि मैंने नोटिस किया है बहुत सारे ऐसे पुलिस विभाग में अधिकारी लोग हैं मेरे टच में, जो कहते गुरुजी कल तक मैं नहीं मानता था, लेकिन आपके शरण में आने के बाद हमने इस चीज़ के ऊपर लगा कि हाँ कुछ तो है जी। और जब वो उनकी वाइफ कहती हैं, बहुत जिद करती हैं, तो अपनी वाइफ को वो वहीं से मारते डांटते लेके आता है मेरे पास। और प्रारब्ध देखिए उनका, आए भी तो मेरे पास बहुत वेट करना पड़ा उनको। मेरे पास ऑलरेडी 5-7 लोग बैठे हुए थे, तो तब तक उन दोनों का जो एक फेस था ना एक दूसरे के लिए बहुत गंदा था। मैं नोटिस तो कर रहा था हाँ, लेकिन मैं बस ये था कि जो पहले से बैठे उनको फ्री करना है जी। जैसे मैं उन दोनों की कुंडली वगैरह देखा, जब जो कुछ भी मुझे लगा मैंने बताया, तो उनके हस्बैंड को ना मतलब बहुत बड़ा अचंभा हुआ कि अरे यार ये कैसे, कुछ चीज़ें ऐसी भी हो सकती है जो मेरी वाइफ इनसे बता सकती है, लेकिन कुछ ऐसे हिस्से हैं जो मेरी वाइफ को भी नहीं पता, वो इनको कैसे पता चल गया सिर्फ डेट ऑफ बर्थ और टाइम से। तो फिर उन्होंने अपने मन की भड़ास निकाला कि गुरुजी मैं तो नहीं मानता था, ये सब ऐसे है, लूटने का व्यवस्था है, मैं इसी चक्कर में अपने वाइफ को बहुत डांटते मारते आया हूँ और ये बोल के लाया हूँ कि अगर उन्होंने कुछ भी गलत बोला या नहीं बता पाया सही तो तेरे को उनके सामने भी मारूंगा और मारते लेके भी आऊँगा। हाँ, वो फैमिली आज भी मेरे टच में है लोग। हाँ, तो वो लगा माफ़ी मांगने और फिर अपने वाइफ से भी माफ़ी मांगा। मैंने उससे यही कहा कि आपने ये गलत किया है, आप माफ़ी मांगो। आप यकीन नहीं करोगे, मंदिर में उसने अपने वाइफ के ना चरण पकड़े थे कि आज के बाद मैं तुम्हें कभी टॉर्चर नहीं करूंगा। हाँ। तो देखिए होता है, और इसलिए ना स्त्रियों को धर्म पत्नी कहा गया, मतलब जो महिलाएं हैं उनको धर्म पत्नी का इसीलिए उपाधि मिला है। अच्छा। हमारे जो ऋषि मुनि हैं बहुत तपस्वी तो थे ही, और उन्हें पता है कि भाई कौन क्या कर सकता है। हाँ, धर्म पुरुष किसी को नहीं सुना आपने, कभी नहीं सुना होगा, पर धर्म पत्नी जरूर सुना होगा। तो इसका कारण एक धर्म का जो पालन करती है ना, और जो धर्म को आगे ले जाती है वो स्त्री ही है, तो इसलिए वो पूजनीय, हमारे शास्त्रों में पूजनीय भी बताई गई हैं। लेकिन उस दिन से उनकी मनोवृत्ति बदल गई। तो ऐसे है, लेकिन आज तक कोई सामने से नहीं कहा कि ज्योतिष पाखंड है या अंधविश्वास है या कर्मकांड पाखंड है। हाँ, बाकी तो सबके बारे में पीठ पीछे कुछ ना कुछ कहते रहते हैं, तो वो एक अलग पॉइंट है। अच्छा, तो अब मेरे जो प्रश्न होंगे आपसे वो मतलब कुछ जो नॉर्मल प्रश्न होते हैं पहले की है ना, जैसे किसी के पास पैसे की बहुत ज्यादा कमी है, तो ऐसे में उसका कौन से ग्रह का किस चीज के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है? जैसे पैसा, रिलेशनशिप, ग्रह शांति नहीं है, स्वास्थ्य खराब है, इन सब का मतलब कौन कौन से ग्रह से इनके वो है ताल्लुक आता है? देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। हमने पहले ही जिक्र किया था कर्म प्रधान है, कर्म प्रधान, ठीक है। ग्रह बहुत अच्छा है, कर्म अच्छे नहीं है ना, तो आप राजा के पास जाके ना कुछ भी नहीं कर पाएंगे जी। कर्म आपके अच्छे हैं ना, ग्रह बिल्कुल जीरो है, तो आप बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसे टिप्स आपके सवाल के दृष्टि को रखते हुए मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स दे सकता हूं जिसको करने से पुरुष वर्ग के लोग हर फील्ड में सफलता प्राप्त कर सकते हैं और स्त्री वर्ग के लोग हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। उससे उस कर्म को करने से सारे ग्रह आपके अधीन हो सकते हैं। अधीन का तात्पर्य ये नहीं कि मतलब आपके आगे पीछे घूमेंगे, पर हाँ आपके मन अनुकूल जो चीजें हैं वो कहीं ना कहीं आपको अपने जीवन में प्राप्त होने लगेगा। और ये सब संभव है कर्म के अनुसार जी। जैसे मान लीजिए
मैंने मन बना लिया है कि आपको कुछ नहीं देना है जी, मन बना लिया है नहीं देना है, लेकिन आप अपने ना अंदर विनम्रता ला देंगे, सेवा भाव ला देंगे, तो शायद मैं आज नहीं तो कल पिघल के आपके लिए सर्वस्व लुटा सकता हूँ। और ऐसा होता भी है। आपने बहुत सारे हमारे यहाँ क्या कहते हैं इतिहास में और ऐसी सारी चीज़ें आपने देखा भी होगा। हाँ, तो ये कटु सत्य है। कर्म ऐसा चीज़ है कि ग्रहों को भी ना आपके अनुकूल जो है बना देता है। और जैसे बहुत पीछे की मैं बात करूं, अक्सर आपने देखा हुआ हेडलाइन नासा वगैरह में लोग कहते थे कि कैसे भारत में जो पंडित जी लोग हैं थोड़े पैसे में ग्रहों को ठीक कर देते हैं। अच्छा। तो ग्रह पैसों से ठीक नहीं होते, भाव, भगवान की जो पूजा है या ग्रहों की जो आराधना है वो सब आपके ना अंदर ही है। ग्रह साहब मैंने पहले ही कहा कि कर्म प्रधान है और ग्रह सब आपके अंदर है। उन ग्रहों को जैसे जैसे आप जागृत करना चाहेंगे वो जागृत हो जाएंगे। जैसे भोजन है, नाना प्रकार के व्यंजन रखे हुए हैं आपके पास, जब जो इच्छा करता है वही आप खाते हैं, दूसरा चीज हाथ नहीं लगाना चाहेंगे जी, है ना। भूख नहीं है और कोई चीज भी अगर आपको खाने का मन कर रहा है, अगर वो नहीं है तो आप नहीं खाएंगे जी। और अगर वो चीज है और पेट भरा है तो भी आपको थोड़ा भी खाने का मन करेगा पर करेगा। तो कहने का तात्पर्य है कि ग्रहों को आप कुछ ऐसे दिनचर्या है जिसको करके अनुकूल कर सकते हैं। ओके ओके, ठीक है। तो जैसे किसी का बहुत सारे लोग हैं, उनका जो मेजर क्वेश्चन होता है एस्ट्रोलॉजर की बात करें, जैसे आपने पहले में बात की रिलेशनशिप को लेके करके, तो ऐसे क्या क्या ऐसा कौन सा ग्रह है जो रिलेशनशिप का मतलब वो देवता माना जाता है या फिर रिलेशनशिप को? देखिए, शुक्र, आपको जैसे सबको ये आसानी से पता है कि शुक्र जो है ऐश्वर्य का अधिपति है, सौंदर्यता का अधिपति है, या सभी प्रकार के भोग विलास नाना प्रकार की चीज़ों को वो प्राप्त करा सकता है। लेकिन ये गलत है। अच्छा। बिल्कुल। पुरुष वर्ग को अगर अपने दाम्पत्य जीवन में तकलीफ है, जैसे पुरुष है रिलेशनशिप में चीज़ें अच्छा नहीं हो रहा है, और खास करके अगर विवाहित है, अविवाहित है तो भी रिलेशनशिप में दिक्कत हो रहा है, या विवाहित होने के बाद भी अगर रिलेशनशिप में प्रॉब्लम हो रहा है, तो उसे मंगल को ठीक करना चाहिए जी। मंगल को ठीक करने से उसका रिलेशनशिप बहुत अच्छा हो जाएगा। ओके। और स्त्री के साथ अगर यही सेम कहानी है तो उसे बृहस्पति को ठीक करना चाहिए। अच्छा। अगर वो बृहस्पति को ठीक करती है तो उसका रिलेशनशिप अच्छा हो जाएगा। शुक्र आपके अंदर क्या है, आकर्षण शक्ति पैदा करेगा। हाँ, लेकिन वो आप तक चीजें ला के नहीं देगा। पर मंगल आपका अच्छा होगा तो आपको वक्तव्य बनाएगा, क्योंकि आप वाणी के द्वारा ही चीज़ों को सामने वालों को, क्योंकि जब तक आप बोलेंगे नहीं तब तक सामने वाले को समझ में नहीं आएगा कि आप चाहते क्या है, मिलना क्या, आपको लेना क्या है। तो सिर्फ आपको कोई दे के कुछ नहीं कह सकता है, लेकिन जब आपकी कलाकृति या भाववृत्ति को देखेगा तो वो निश्चित रूप से आपसे सम्मोहित हो सकता है, आपके अनुकूल हो सकता है। तो यहाँ क्या है, स्त्री को खास करके बृहस्पति को स्ट्रॉन्ग करना चाहिए और पुरुष को मंगल को स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। ऐसा करने से उनका रिलेशनशिप कभी बिगड़ेगा ही नहीं। और करियर में अगर आगे किसी को बढ़ना है तो देखिए, उसमें उसके कुंडली के अकॉर्डिंग 9th और 10th हाउस को विशेष प्रकाश देना चाहिए। और उसके लिए कुछ ऐसे टिप्स हैं, खास करके सुबह सूर्योदय से पहले उठना। क्योंकि आप क्या चाहते हैं, उत्थान चाहते हैं, वृद्धि चाहते हैं। तो वृद्धि का कारण क्या है, अंधकार से प्रकाश की तरफ कौन लाता है, भगवान सूर्य। तो जीवन में सबसे बड़ा टॉपिक व्यक्ति को ये रखना चाहिए, अगर आगे बढ़ना है, हर फील्ड में आगे बढ़ना है, तो चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, उन्हें सूर्योदय से पहले उठना चाहिए। ओके। जैसा कि आपने देखा होगा, या देखा तो नहीं होगा, सुना होगा। जी। पहले जो हमारे दादा परदादा की जो पीढ़ियां थी, वो सुबह जल्दी उठ के खेतों के लिए निकल जाते थे। क्यों, पहले कोई और साधन था नहीं, खेती करते थे और खेती से अन्न आदि उपज के वो फिर अपना जीवन और अपने बच्चों का जीवन पालन पोषण करते थे। तो वो पहले पूजा पाठ नहीं करते थे, उनके अंदर प्रेम भी रहता था, हर प्रकार से संपन्न और खुशहाल भी रहते थे। आज धन है पर कुछ भी नहीं है, धन है लेकिन संपन्नता और खुशहाल नहीं है आदमी। क्यों? क्योंकि अच्छा, अब आज के में लोग धर्म भी खूब कर रहे हैं, पूजा पाठ भी खूब कर रहे हैं, दान भी खूब कर रहे हैं, और अच्छे अच्छे महलों में भी रह रहे हैं जी। हाँ, सभी प्रकार के सुखों को भोग भी रहे हैं, लेकिन फिर भी उनके जीवन में शांति नहीं है। तो इसका सबसे बड़ा जो कारण है वो हमारा लेट तक सोना। तो इसलिए यहाँ जो आपका संबंध बनता है जीवन में, अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं
तो सुबह जल्दी उठिए, सूर्य को मजबूत कीजिए, सूर्य को अर्घ दीजिए। सुबह जल्दी उठ के अपना स्नान आदि करके उनको अर्घ दीजिए, तो जीवन में कभी पीछे नहीं बढ़ेंगे। सूर्य का कार्य क्या है? हमेशा प्रकाशित करना, मतलब अंधकार को हटा के प्रकाश को। तो आपके जीवन का अंधकार कौन दूर करेगा? भगवान सूर्य दूर करेंगे, और उसके लिए आपको सुबह जल्दी उठना चाहिए। तो मतलब कामयाब होने का टिप्स एक ये है दोस्तों कि सुबह सुबह जल्दी उठो। वैसे भी हमारे टीचर्स या फिर किससे भी हम सुनते हैं, वो कहते हैं सुबह जल्दी उठना चाहिए। बिल्कुल, ये कटु शब्द। देखिए, हम आप क्यों पीछे जा रहे हैं? क्योंकि जो हमारा ना सृष्टि है, प्रकृति है, उसके हम विपरीत चलने लग रहे हैं। क्योंकि प्रकृति कहता है अब अंधकार जा रहा है, प्रकाश आ रहा है, अब उठो, है ना, सवेरा हो गया, अब उठो। तो जब जो व्यक्ति सूर्य के किरणों के साथ प्रारंभ, क्योंकि सूर्य का क्या है, देखते होंगे ना, पहले हल्का वो आता है कलर, फिर उसका और डार्क होता है, और फिर वो बड़ा रूप ले लेता है, छोटा से एकदम बिल्कुल बड़ा। तो ऐसे ही आदमी पग चलता है। बचपन में पहले 1 डेग चलता है, फिर 2 डेग, फिर 5 डेग। तो ऐसे ही अगर जीवन में आगे बढ़ना है तो सूर्योदय से पहले उठना चाहिए। ओके। और पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड अगर किसी को प्रॉब्लम हो तो, कि पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, शिक्षा संबंधी अगर समस्या हो तो बुद्ध को मजबूत करना चाहिए। अच्छा। और बुद्ध को मजबूत करने के लिए हमें क्या ऐसे टिप्स लेना चाहिए जिससे बुद्धि और वाणी, क्योंकि बुद्ध बुद्धि वाणी के कारक होते हैं। तो सबसे जो जरूरी है वो एक तो विनम्रता है ना, सबके साथ सरल बन जाइए। सहजता से जो मिल सकता है वो किसी भी प्रकार से, अन्य किसी प्रकार से वो चीज़ें नहीं मिल सकता है। तो सहजता जो चीज़ है, आपको हमें देने का इच्छा नहीं भी होगा और आप हमारे आगे सहज बन जाएंगे तो हम आपको ज्ञान वो दे सकते हैं, वो सामग्री दे सकते हैं। तो उसके लिए बुद्ध को मजबूत करना चाहिए। और बुद्ध को मजबूत करने के लिए विशेषतः गणेश जी की आराधना करना चाहिए। और युवा पीढ़ी, जो बच्चे हैं, उनको गायत्री मंत्र का जप करना चाहिए, सरस्वती जी के बीज मंत्रों का जप करना चाहिए। तो उससे उनका एजुकेशन बहुत अच्छा रहेगा। और इसके साथ साथ वो चंद्रमा को भी प्रसन्न कर सकते हैं, क्योंकि चंद्रमा मन का कारक होता है। मन एकाग्र रहेगा तो शिक्षा आपको निश्चित रूप से प्राप्त होगा। अच्छा होगा। जैसे और धीरे धीरे हम जो अपने इस पॉडकास्ट के आखिरी चरणों में जा रहे हैं, लेकिन कुछ प्रश्न है। प्रश्न ये कि जैसे होता क्या है, एक तो होता यह है कि हमें कोई समस्या का पता चले और हम उसका समाधान ढूंढे, है ना। बिल्कुल। दूसरा होता क्या है कि लोग बस बोलते हैं कि एस्ट्रोलॉजर के पास जाएं या फिर किसी पंडित के पास जाएं, किसी तांत्रिक के पास जाएं, ऐसे जगहों पे जाएं और हमारा बिना कुछ किए ही समस्या का समाधान हो जाए। तो आजकल के जो लोग हैं ना, वो कुछ करना नहीं चाह रहे, लेकिन चाहते हैं कि उनके लिए कोई कुछ करे और उनका समाधान हो जाए। तो एस्ट्रोलॉजी को अब ऐसे भी लोग देख रहे हैं कि लोग सोचते हैं कि हमें भविष्य के बारे में, फ्यूचर के बारे में हमें पता चले और हम अपना जो आने वाला फ्यूचर है हम उन्हें ठीक कर लें। तो एस्ट्रोलॉजी को किस तरीके से इस्तेमाल करना है, ये आप हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए, सबसे पहला एक छोटा सा मैं आपको यहाँ पे एक बात बताना चाहूँगा। अगर आप ज्योतिष को समझना चाहते हैं ना, एक एस्ट्रोलॉजर को समझना चाहते हैं, या ये जानना चाहते हैं कि इस ज्योतिषी के माध्यम से मेरा उद्धार हो सकता है, कल्याण हो सकता है, तो आप सबसे पहले एक अच्छे पढ़े लिखे किसी एस्ट्रोलॉजर को पकड़िए जी, और उससे अपनी समस्या कभी मत बताइए। जब आप समस्या बता देंगे तो समाधान तो कोई भी बता देगा जी, है ना। तो आप अगर उनकी चीज़ें आपको जानना है कि ये हमारे लाइफ को कुछ बदल सकते हैं, तो उनसे सिर्फ अपना डेट ऑफ बर्थ और टाइम लीजिए जी, और उनसे कहिए गुरुजी वर्तमान की कुछ चीज़ें, हाँ, और कुछ अतीत की चीज़ें जो हमारे जीवन में घटित हो चुकी है, इसके बारे में आप हमें कुछ सलाह दीजिए। अगर वो उस पर खरे उतरते हैं तो फिर आप उनसे एनी टाइम सलाह और परामर्श लीजिए। तो मैं निश्चित रूप से कहता हूँ कि वो व्यक्ति आपके जीवन को बदल सकता है। लेकिन जिसके पास हम समस्या लेके जाएंगे और वो दवाई पैक करके देता है, रोग बता दिया फिर वो दवा दे दिया, तो फिर वो डॉक्टर क्या है ना। जो डॉक्टर वही अच्छा है जो आपको देख के ये कहे कि आपको ये समस्या है, आपकी फेस जो है आपको पेट से संबंधित समस्या बता रही है या मस्तिष्क पीड़ा आपको बता रहा है, और अगर डॉक्टर ये कह दे कि भैया तुम्हें जाओ एक्सरे करा के लाओ और ये तुम्हें तब हम तुम्हें प्रॉब्लम बताएंगे, तो सोचो कि आपका वहाँ पतन होना है, आपका उद्धार नहीं, उसका उद्धार हो रहा है और आपका पतन हो रहा है। तो ऐसे ही हर क्षेत्र में है, जहाँ आप बिना समस्या बताए चीजें आपको मिल जा रही है, तो वही व्यक्ति आपके उद्धार का कारण बन सकता है, यानी वही आपके जीवन में कुछ बड़ा करने का मार्गदर्शन दे सकता है जी।
अच्छा, मतलब बाकी जगह जाके बिल्कुल हम बिल्कुल पागल बिल्कुल 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 जैसे हमने देखा है कि आजकल बहुत सारे ऐप्स हैं ऐसे जहाँ पे लोग जाते हैं और मतलब अपनी समस्या को वहाँ पे रखते हैं और तब तक लगता है कि पैसे बहुत सारे लग गए लेकिन समस्या का समाधान बिल्कुल। नहीं ये देखिए मिला। जितने भी ऐप है ना, ये इनका सबका एक ही उद्देश्य है, जी, पैसा कमाना। पैसा कमाना। जी, आप देखिए नाना प्रकार के रत्न उपरत्न, हाँ, ब्रेसलेट पहले ही ऑलरेडी तैयार कर रखे हैं, हाँ, और वो उनके जो ऐप के अंडर जितने भी एस्ट्रोलॉजर हैं वो उनको दे रखे हैं कि भैया तुम्हारा ये टारगेट है, ये पूरा करना है। और सबको पता है कि आज के युवा पीढ़ी सबसे ज्यादा अंधकार में जी रही है, हाँ? अच्छा, और अंधकार में जीने का कारण क्या है? उसका पागलपन सामने वाले के लिए। अच्छा। तो वो पागलपन में वो कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाता है। जी। और कहीं ना कहीं इससे हमारे ज्योतिष क्षेत्र में, जी, हमारे कर्मकांड के क्षेत्र में जी। या हमारे सनातन धर्म के ऊपर बहुत बुरा प्रभाव पड़ रहा है। ये चीजें आज लोग नहीं समझ पा रहे हैं, लेकिन आने वाले कल में यही युवा पीढ़ी हमारे सनातन धर्म को त्याग देगी। इसलिए कि जब चीजें गलत उन्हें बताया जाएगा, गलत दिया जाएगा और वो वर्क नहीं करेगा तो उनका कहीं ना कहीं अपने धर्म से आस्था जो है टूटने लगेगा। और यही कारण है कि हमारे सनातन धर्म को बहुत बड़ा चोट और नुकसान लग सकता है। तो मतलब एक तो ये, और एक मुझे याद आ रहा है कि मैंने आपकी कुछ वीडियोस देखी थी इलेक्शन को लेकर, जी, जिसमें आपके जो प्रिडिक्शन थे वो बहुत ही सटीक साबित हुए, चाहे वो हरियाणा इलेक्शन को लेकर के हो, चाहे वो दिल्ली इलेक्शन को लेके हो। तो वो प्रिडिक्शन आप कैसे करते हैं वो बताएं। देखिए ज्योतिष अथाह है, हाँ? जी। और मैंने आपसे पहले ही कहा था कि मुझे भगवान शिव से बहुत ज़्यादा कनेक्शन है। और ज्योतिष में ना खास करके कुछ ऐसे पॉइंट है जिस पे मेरी पकड़ भोलेनाथ की कृपा से बहुत अच्छी है। जी। मैं अभी भी कहता हूँ कोई भी व्यक्ति एनी टाइम कभी भी सिर्फ अपना डेट ऑफ बर्थ और टाइम दे, मैं उसके जीवन का एक एक पार्ट्स ना उसके सामने रख दूंगा। और इसका रीज़न क्या है? पिछले 15-17 वर्षों से जो ज्योतिष जगत में हमने समय दिया है, ये एक उसका सफलता का सबसे बड़ा कारण है। क्योंकि मेरे पास जब भी कोई आता है मैं उनसे एक ही चीज़ कहता हूँ, आप अपनी समस्या मुझे नहीं बताइए, डेट ऑफ बर्थ और टाइम दीजिए, जो मुझे दिखता है वो मैं आपके सामने रखूँगा। नहीं रख पाऊँ तो आप लास्ट में जो है अपनी समस्याओं का समाधान पूछ लेना, समस्या बता देना। पर ऐसा कभी मौका भोलेनाथ जी की कृपा से नहीं आई है। और जैसा कि आपने भी जिक्र किया, मैंने लोकसभा के चुनाव में और हरियाणा के विधानसभा के चुनाव में, इसके अलावा दिल्ली के विधानसभा के चुनाव में हमने बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट के ऊपर अपना भविष्यवाणी किया था। पीछे जब लोकसभा के चुनाव हुआ था तो लोग सस्पेंस में थे कि इस बार क्या तिबारा प्रधानमंत्री मोदी जी बनेंगे या नहीं। लेकिन हमने उस पर खुल के कहा था। आप शॉर्ट वीडियोस आपने जैसा देखा है यार, बहुत सारे लोगों को मैं यहाँ से सजेस्ट करना चाहूँगा कि शॉर्ट वीडियो जो है मेरे उस चैनल पे, जिसमें हमने स्पष्ट कहा था कि इस बार मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे और बने भी। जी। ऐसे ही मेरा हरियाणा को चुनाव के बीच में रोक रहा हूँ, तो अभी बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि क्या मोदी जी ये जो अपना ये वाला टर्म है तीसरा, वो पूरा करेंगे या फिर उससे पहले ही वो? नहीं, बिल्कुल करेंगे, 100% करेंगे। हाँ, अच्छा। हाँ, ये उनका भी जो वर्तमान का जो ग्रह है ना बहुत प्रबल है। अच्छा। और आप देखिए एक चीज़ और यहाँ मैं बताना चाहूँगा, जब व्यक्ति जब ऊंचाइयों के ऊपर जाता है ना तो टांग खींचने वाले 100 लोग होते हैं, तो उनकी टांग लोग निश्चित रूप से खींच रहे हैं, वो अलग कहानी है। लेकिन देखिए अन्य देशों में जितनी तेजी से उनकी प्रख्याति बढ़ी है, आज तक के समय में किसी भी प्रधानमंत्री का इतनी छवि और इतना रिस्पेक्ट किसी को नहीं मिला। हाँ, तो कहीं ना कहीं उस व्यक्ति का ग्रह जो है, कर्म जो है बहुत स्ट्रांग है, तभी वो आगे बढ़ते जा रहा। और इसमें जो ज्योतिष का ना रोल है, जैसे आपने कहा कि मैं लोगों को बिल्कुल सटीक या लोकसभा विधानसभा चुनाव में, तो इसका एक रीज़न है। मैं जब भी इस प्रकार के फलादेश करना होता है तो मैं उस राज्य का प्रश्न कुंडली बनाता हूँ। अच्छा। हाँ, उस पार्टी का प्रश्न कुंडली बनाता हूँ और उसके आधार पे प्रश्न कुंडली में मेरी चीज़ें ना बहुत अच्छी निकलती है। जन्म कुंडली से भी बेहतर मैं प्रश्न कुंडली के ऊपर प्रकाश डाल पाता हूँ, तो उसके आधार पे मेरा बिल्कुल सटीक फलादेश होता है। और उसी के प्रश्न कुंडली के आधार पे ही मैंने चुनावों को लेके जो भी कहा है कि किनको टिकट मिलेगा नहीं मिलेगा, या टिकट मिलने के बाद उनको सफलता मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये सारी चीज़ें मैं उसी के आधार पे
भविष्यवाणी करता हूँ। तो मतलब ये ऐसा है कि इस बार का जो कार्यकाल है वो मोदी जी पूरा बिल्कुल निश्चित 100% पूरा करेंगे। उसके बाद जो है अपना भार जो है, और किसी सन्यासी को, जैसा कि अभी भी टारगेट चल रहा है योगी जी, लेकिन कोई सन्यासी व्यक्ति ही, हाँ, जो कि अविवाहित होगा, ब्रह्मचारी होगा, इस प्रकार का ही, जो आगे के ग्रहों में जो संकेत है वो इसी प्रकार का कोई देश का राजा बनने का संकेत है। और निश्चित रूप से आगे का जो बागडोर है वो आने वाले ना 20 साल तक कोई हिंदू सम्राट ही उसको लेके चलेगा। अच्छा, तो अभी जो दिल्ली का जो हुआ था चुनाव, उसमें भी आपने बहुत ही परफेक्ट प्रेडिक्शन किया था। आपने बोला था 47 सीट के करीब आएंगी और 48 आई बीजेपी। बिल्कुल। तो मतलब ऐसा क्या था आम आदमी पार्टी के ग्रहों में जो कि वो लोग हार गए, और ऐसा क्या था बीजेपी ने जो उन्होंने कुछ एक्स्ट्रा? देखिए, मैंने कहा प्रश्न कुंडली हमने जो निकाला था उसमें जो आम आदमी पार्टी के ग्रहों की स्थिति को हमने देखा। राहु की महादशा में गुरु की अंतर्दशा थी, और गुरु जो है षष्ठम स्थान में नीच होकर बैठे हुए थे जी। जो आम आदमी पार्टी के, तो इसलिए इनके जो अपने ही लोग थे, क्योंकि जिन्होंने पूरे 2 कार्यकाल पूरा किया है तो उसका तो संगठन और मजबूत होना चाहिए। लेकिन वहाँ घट क्यों गया? क्योंकि ग्रह की स्थिति वहाँ नीच हो गई, तो अपने लोगों के द्वारा ही नीचा साबित हुआ। यहाँ हमने जब बीजेपी के प्रश्न कुंडली को बनाया तो वहाँ पे इनके ना मंगल बहुत ज़्यादा स्ट्रांग थे, सूर्य बहुत ज़्यादा स्ट्रांग थे, इसलिए इन्हें 0 से हीरो बना दिया। और यही एक कारण था कि हमने कहा था कि इनके ग्रह की अपेक्षा उनके ग्रह डाउन है, तो इस बार बहुत तेज़ी से बीजेपी में ग्रोथ होगा, और ग्रोथ हुआ भी। लंबे समय का जो इन्होंने एक वनवास था उसको इन्होंने कंप्लीट किया है जी। तो अभी जो 2 चीज मेरे दिमाग में चल रही है, एक तो आपने थोड़ी देर पहले जन्म कुंडली की बात की और आपने प्रश्न कुंडली की बात की। आपने बताया कि आपका जो प्रश्न कुंडली होता है वो जन्म कुंडली से ज्यादा अच्छा आप उसके बारे में बता पाते हैं। तो ये जन्म कुंडली और प्रश्न कुंडली क्या है, ये एक बार आप बताएं। देखिए, जन्म हमारे यहाँ 3 प्रकार की कुंडली का विधान बताया गया। अच्छा, 3 जी। हाँ, एक तो जो अनादिकाल से ये तीनों कुंडलियों का विश्लेषण चला आ रहा है, जैसे कि आप राजाओं के टाइम में गर्भाधान कुंडली होता था, यानी कि राजा जो है अपने कुल ज्योतिषी से पूछते थे कि किस समय हम संतान कंसीव करें जो हमारे राज्य के लिए ओजस्वी राजकुमार मिल सके। तो इसको बोलते हैं गर्भधान कुंडली, यानी कि गर्भधारण करने से पूर्व दिए हुए समय, निर्धारित समय पे बच्चे को कंसीव करना, संतान कंसीव करना, तो इसको बोलते हैं गर्भधान कुंडली। दूसरा होता है जन्म कुंडली, जो कि बच्चे के जन्म के बाद निर्माण होता है, जैसे बच्चे का जन्म हुआ जिस टाइम पे, उसी टाइम के हिसाब से वो जन्म कुंडली। और जब आपके जीवन में ये दोनों कुंडली ना हो या कुछ विशेष प्रयोजन करना हो और आपके पास ना आपका डेट ऑफ बर्थ पता है और ना ही कुछ, तो ऐसे में प्रश्न कुंडली आपके लिए, यानी कि आपने प्रश्न किया और हमने उसका उत्तर दे दिया। ये तत्काल वर्तमान की परिस्थितियों को जो बहुत अच्छे से भाप सके, है ना, तो उसी को प्रश्न कुंडली कहते हैं। और प्रश्न कुंडली में कुछ ऐसे सवाल होते हैं जिसको दृष्टि में रखते हुए उस समय के लग्न चार्ट से व्यक्ति के बारे में आसानी से और सहजतापूर्वक चीजें भविष्यवाणी की जाती है। ओके। तो मतलब ऐसा ही कुछ जो कुंडली था वो आपने, जो प्रश्न कुंडली बिल्कुल वो आपने आम आदमी पार्टी और बीजेपी का बनाया और फिर उसके हिसाब से आपने बताया कि मतलब कौन सी पार्टी का क्या होगा। तो ये जो आपने पहले बताया कि क्या गर्भधारण कुंडली क्या था वो? गर्भाधान कुंडली। गर्भाधान कुंडली, हाँ, कि उस समय के हिसाब से, जिस समय हमने आपको टाइम दिया कि ये समय, और अभी भी ये चीजें अब पुनः प्रचलन में आने लगा है। लोग आज भी कहते हैं गुरु जी, जैसे कुछ लोग समय के हिसाब से संतान कंसीव करना चाहते हैं तो वो आज भी पूछते हैं कि ये कौन सा समय, कौन सा मंथ, कौन सा टाइम बेहतर रहेगा संतान कंसीव करने के लिए। और ये हमारे यहाँ अपने यहाँ राजाओं के टाइम में बहुत ज़्यादा ये चीज़ें प्रचलित। हमने जो आज बात की एस्ट्रोलॉजी के बारे में, हमने न्यूमरोलॉजी के बारे में बात की, हमने बात की कुंडलियाँ कितनी तरह की होती है, कौन से ग्रह का कैसा प्रभाव रहता है हमारे जीवन के ऊपर, और आपने उन सभी प्रश्नों का मुझे तो आपके सारे प्रश्नों का जवाब बड़ा ही अच्छा लगा। और मुझे लगता है कि जो हमारे दर्शक देख रहे हैं उनको भी बहुत ही चीजें समझ में आई होंगी, और उनके मन में आपको देख के बहुत सारे प्रश्न उठ भी रहे होंगे और वो चाहते होंगे कि आपसे कुछ पूछे। तो वो आपसे कैसे पूछ सकते हैं? देखिए, अगर किसी भी दर्शक को
किसी भी प्रकार का कोई सवाल करना हो जी तो यहाँ भी कमेंट में कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, या अगर पर्सनली मुझसे अगर सलाह लेना चाहें तो मेरा अपना खुद का चैनल है आचार्य रितेश पांडे जी। और मेरे नंबर हैं जो आपको स्क्रीन पे मिल जाएगा, उसके माध्यम से आप मुझसे जुड़ सकते हैं और अपने जो भी सवाल है उसका आप आंसर ले सकते हैं। तो मैं अपने दर्शकों से कहना चाहूँगा कि अभी आपको डिस्क्रिप्शन में भी पंडित जी का नंबर मिल जाएगा और आपको स्क्रीन पे भी आप इस नंबर को देख पा रहे होंगे। अगर आपके मन में कोई भी प्रश्न हो एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड तो आप प्लीज़ इनके पास कॉल करें, अपना डेट ऑफ बर्थ और क्या टाइम और जन्म टाइम और जन्म स्थान मतलब कि डेट ऑफ बर्थ, जन्म और जन्म टाइम और जन्म स्थान, ये तीनों चीज़ आप बताएं और आपको आपके हर प्रश्नों का जवाब पंडित जी अवश्य देंगे। अगर आप लोगों का कोई प्रश्न होता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं और पंडित जी से कोई ऐसा टॉपिक जिसके ऊपर आप चाहते हैं कि पंडित जी विस्तार से बताएं तो वो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। पंडित जी आप हमारे साथ जुड़े, हमसे बातें की, हमें बहुत सारी बातें बताई, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आशा करता हूँ कि आपको भी हमसे बात करके मजा आया होगा। बिल्कुल, मुझे भी आपके प्रत्येक सवालों से बहुत कुछ सीखने को और बहुत कुछ दर्शकों को बताने का मौका मिला। मैं भी बहुत भावविभोर होकर आप सभी सवालों का उत्तर हमने बहुत ही तन्मयता के साथ दिया और मैं आशा करता हूं कि आपके ये जो दर्शक है वह इन सभी प्रकार के जो हमारे वक्तव्य थे उनका सदुपयोग अपने जीवन में कर पाएंगे, क्योंकि हमने यहाँ बहुत सारे छोटे छोटे टिप्स दिए हैं उनके लाइफ में परिवर्तन के लिए। तो मैं आशा करता हूँ कि सभी दर्शकों को ये बहुत ज़्यादा सुंदर और बहुत अच्छा लगा होगा। तब तक के लिए आप सभी को मेरा भी नमस्कार। जय श्री राम, हर हर महादेव। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आपके ऐसे दोस्त, ऐसे जानकार जिनके जीवन में ऐसी कुछ समस्या हो वो पंडित जी से ये सारे सवाल पूछ सके। तब तक के लिए जय श्री राम, हर हर महादेव।